तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैलेंसिंग को लेकर के, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है या नहीं देख पाए हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है पिछली वीडियो का, पिछली क्लास का, वरना आप चैनल के वीडियो सेक्शन के अंदर जा कर के भी आप वहाँ से उसे देख सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और फिर हम समझेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। देखिए, जब भी हम किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नाम लेते हैं तो वहाँ पर हमारा मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम चलते हैं सबसे पहले, कि ए केमिकल इक्वेशन इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट, सच अ रिएक्शन इज सेड टू बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस पूरी डेफिनेशन में आप इस चीज़ पर ध्यान देना कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में हैं, अगर उतने की उतने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में हैं, तो उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसके ठीक उल्टा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी? अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसका अंदर क्या हो जाएगा? आर नॉट इक्वल, जिसके अंदर इसका मतलब हो गया कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और इसी का दूसरा नाम होता है आपका स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उन रिएक्शंस को जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर बराबर नहीं होते, उसको कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आई थिंक यहाँ से आपको दोनों टाइप की जो इक्वेशंस हैं वो दोनों आपको क्लियर हो चुकी है। अब इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले एक और बात हम करते हुए चलते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है। वाई वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारी क्लास 9th के अंदर हमें एक चीज़ पढ़ाई गई थी जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। ये एक लॉ है जिसके थ्रू हमें ये बताया जाता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में मास जो होता है वो कभी भी क्रिएट नहीं होता और कभी भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। अगर पूरा स्टेटमेंट में लाइन टू लाइन रीड करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। वो हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास में दो सब्सटेंस थे, इनिशियल सब्सटेंस थे दो, ठीक है ना, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी। ठीक है, ये दोनों अभी रिएक्टेंट कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों ने भी आपस में रिएक्शन करी नहीं है। अब हमने क्या किया कि ए और बी को आपस में रिएक्ट करवा दिया, और रिएक्ट करवाने के बाद में एक केमिकल रिएक्शन हो गई और एक नया सब्सटेंस बना है सी। तो सी जो है वो हमारा न्यू सब्सटेंस है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि मान लो 20 किलो हमने लिया था सब्सटेंस ए और 10 kg हमने लिया था सब्सटेंस बी। तो जो सब्सटेंस सी हमारा बनेगा आफ्टर द रिएक्शन वो कितना बनना चाहिए? वो आपका 30 kg ही बनना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट हमने लिया था वो 20 + 10 था। तो जितना रिएक्टेंट हमने लिया है प्रोडक्ट भी उतना ही बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम हर एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो अल्टीमेटली हम पूरे कंक्लूज़न निकाल करके पूरे टॉपिक का हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम? ये जो मैंने नोट में लिखी है बात, इसको ध्यान रखना कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिएक्टेंट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, या फिर राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपका एक अल्टीमेट स्टेटमेंट है जो कि आपको बताता है कि बैलेंसिंग क्या है। बैलेंसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। जब हम दोनों तरफ बैलेंस कर लेते हैं तब वो बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। जब तक दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स
बराबर नहीं होते उसको हम एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कंसीडर करते हैं। चलिए अब सीधी हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। कौन कौन से हमारे पास में मेथड है, कौन कौन से रास्ते हैं जिससे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो बेटा दो तरीके हैं। एक तरीका आपके बुक में दे रखा था, बुक में जो दे रखा है उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा तरीका भी होता है जो कि आपको बुक में नहीं बताया गया बट काफ़ी सारे रेफरेंस बुक में ऑथर्स बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मेथड। तो दोनों ही मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड, जो हमारी बुक में भी गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चैप्टर में सबसे आसान केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को हमें बर्न करना रहता है। एंड आई थिंक स्टूडेंट की ये रिएक्शन अभी आप सभी को याद भी हो गई होगी। मैग्नीशियम है, उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, जो कि एक्चुअल में एक तरीके की क्या होती है, ऐश होती है मैग्नीशियम रिबन की। अब इसे हमें सबसे पहले, अब समझना, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना कि कोई भी अगर आपको केमिकल इक्वेशन दी जाएगी एग्ज़ाम में तो उसके साथ में क्या करना है उसको बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले आप छोटे छोटे बॉक्स बनाओगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो भी आपको रिएक्टेंट और जो भी आपको प्रोडक्ट दिए गए हैं उनको आप बॉक्स के अंदर बंद कर देना। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमारे पास में दो तो हैं रिएक्टेंट, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट हैं, और एक बन रहा है आपका प्रोडक्ट। नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट दो ही होंगे। रिएक्टेंट दो से ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, इसको देख करके कंफ्यूज मत होना। अभी जो हमने रिएक्शन ले रखी है उसमें दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, बॉक्स बना लोगे। इसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स उस इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल Mg जो है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीशियम को। अगर मैं इसको थोड़ा सा तरीके से लिख करके टेबल की फॉर्म में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखो, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एलिमेंट्स के नाम कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है गिवन है हमें इक्वेशन में। तो सबसे पहला एलिमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, Mg रिप्रेजेंट करता है आपके मैग्नीशियम को, तो हमने लिख लिया मैग्नीशियम है। और O2 किसको रिप्रेजेंट करता है, O2 रिप्रेजेंट करता है बेटा आपके ऑक्सीजन को। और याद रखना बेटा, यहाँ पर हमें एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, हमें ये नहीं देखना है कि वो कौन सी फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है। हमें सिर्फ एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि वो जो कंपाउंड है, वो जो मॉलिक्यूल है, वो जो एटम है, वो किस एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो Mg बिलोंग करता है आपके मैग्नीशियम से, O2 जो है वो ऑक्सीजन से बना है, तो एलिमेंट कौन सा काम में आ रहा है, ऑक्सीजन। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना बेटा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स को मिला करके बना है। अगर मेरा क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड का क्या नाम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट अगर मैं क्वेश्चन में ये पूछता हूँ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड जो बना है वो कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम से बना है, तो एलिमेंट्स का अगर आपको नाम पूछा जाएगा तो वो अगेन कौन कौन से आ जाएंगे, आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर एटम्स किस किस के काम में आ रहे हैं, मैग्नीशियम का काम में आ रहा है और ऑक्सीजन का, तो एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, अगेन आपका मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। पहला काम क्या करना था, आपको बॉक्स बनाने थे। बॉक्स बनाने के बाद में दूसरा काम क्या करना है, आपको एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद में ये फर्स्ट कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड कॉलम में हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना है R, लेफ्ट हैंड साइड, और अगले थर्ड कॉलम में हमें RHS, उसका मतलब होता है राइट हैंड साइड लिखना है। राइट हैंड साइड लिखा जाता है बेटा प्रोडक्ट के लिए, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है रिएक्टेंट के लिए। दो कॉलम बनाने के बाद में थर्ड काम यहाँ से स्टार्ट होता है कि अब आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे Mg की, मैग्नीशियम की। तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर रिएक्टेंट लिखे हुए हैं, यानी कि ये जो इतनी इतनी साइड है, इसके अंदर बताओ कि मैग्नीशियम के कितने एटम हैं। सबको पता है कि सर यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम लिखा हुआ, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अगेन यहाँ पर
क्या इस वाले बॉक्स में मैग्नीशियम है? नहीं है। अगले बॉक्स में मैग्नीशियम है। कितने मैग्नीशियम है सर? एक मैग्नीशियम है। बेटा एक मैग्नीशियम राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ है, तो RHS के नीचे मैग्नीशियम के सामने हम 1 लिख देंगे। अच्छा, अब बात आई हमारे सेकेंड एलिमेंट की, जो कि है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को जब ढूंढते हो आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर तो सर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो 2 लिख देंगे। प्रोडक्ट साइड में जब आप जाओगे तो इस डब्बे में आप देखोगे, इस बॉक्स में आप देखोगे कि एक ही ऑक्सीजन का एटम है, तो आप 1 लिख दोगे। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती, तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड है। क्या है? अनबैलेंस्ड है। जैसे कि आपको दिख भी रहा है, अगर मैग्नीशियम को देखोगे तो 1-1 है, यानी मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन बेटा 2-1 है ना। अगर 1-1 होता या फिर 2-2 होता तब हम मानते कि ये बैलेंस्ड है, अभी ये अनबैलेंस्ड है। अब हमारी रियल स्टोरी शुरू होती है कि हमने इतना तो आइडेंटिफाई कर लिया कि रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस्ड है। अब बात आती है कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो याद रखना कि हम छोटे से बड़े में चलेंगे, बड़े से छोटे में नहीं चलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पूछूं कि मैग्नीशियम तो पहले से बैलेंस्ड है, क्योंकि 1 और 1 दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि आपको ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है तो कैसे करोगे, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर 2 लिखा हुआ है उसको 1 बना दो, तो हो सकता है दोनों बैलेंस हो जाए। वहीं कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर जहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 लिखा हुआ है उसको 2 बना दो, तो भी बैलेंस है। दोनों कंडीशन सही है। हम 1-1 करके भी बैलेंस कर सकते हैं, हम 2-2 करके भी बैलेंस कर सकते हैं। 2 रास्ते हैं, या फिर तो हम 2 को 1 बना दें, इसको कलर से समझाता हूँ तो समझ में आएगा। या तो हम 2 को 1 बना दें या फिर हम 1 को 2 बना दें। दोनों रास्ते हमारे पास में हैं, बट बेटा हमें रास्ता कौन सा चुनना है जिसमें हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, जिसमें हम उन्नति कर रहे हों, हम बढ़ रहे हों, यानी 1 से 2 पर जा रहे हों। 2 से 1 पर आएंगे तो उसका मतलब होता है डिक्रीमेंट, डिक्रीज़ कर रहे हैं हम। जबकि हमें क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, तो हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे। याद रखना हमेशा कि जब भी ऐसी सिचुएशन बने 2-1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 1 को 2 बनाएंगे, है ना। हम क्या करेंगे? 1 को 2 बनाएंगे, ये रास्ता चुनेंगे, ये वाला रास्ता नहीं चुनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आई कि सर हम करेंगे कैसे ये काम। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो हमारे पास में इनिशियली ये चीज़ें थी, हमारे पास में शुरुआत के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं 1। हाँ, अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर तो है 2, यहाँ पर दे रखा है 1, हमें 1 को कैसे जैसे करके 2 बनाना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आंसर आएगा? 2, है ना। बट ये जो 2 मल्टीप्लाई किया है, ये किया कहाँ पर है? हमने राइट हैंड साइड में किया है। राइट हैंड साइड में जहाँ ऑक्सीजन लिखा था उस जगह को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ढूंढो इक्वेशन में, इक्वेशन में राइट हैंड साइड है ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को हमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा सा बेटा ध्यान ये रखना कि ये जो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 क्या है? इस बॉक्स के बाहर लगाते हैं, बॉक्स के अंदर नहीं लगा सकते। तो बॉक्स के बाहर यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × MgO। अब दिक्कत ये हुई कि सर ऑक्सीजन तो बैलेंस, ऑक्सीजन तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, बट ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मैग्नीशियम भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये जो मैग्नीशियम ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, उसके कारण हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, और जिसके कारण नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन द राइट हैंड साइड कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, नीचे हुआ क्या है? सर हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया, देखो हमारे को 2 की ज़रूरत थी, हमने यहाँ पर 2 बना दिया। सर बहुत अच्छा काम कर दिया हमने, बट दिक्कत ये हुई कि जो यहाँ मैग्नीशियम पहले से बैलेंस था वो अब अनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो हो गए 2 एटम, यहाँ पर हो गए 1 एटम। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मैग्नीशियम को दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा। तो सिंपली अभी मैंने बताया था कि 2 को 1 नहीं बना सकते, बट 1 को तो 2 बना सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करते ही इस जगह पर भी हम 2 कर लेंगे। तो ये वाला जो 2 हमने मल्टीप्लाई किया है, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड में किया है जहाँ मैग्नीशियम लिखा था। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जहाँ मैग्नीशियम लिखा था उसके आगे हमने 2 लगा दिया। ऐसा करने से हमें एक इक्वेशन मिली, और वो इक्वेशन क्या मिली हमें? वो इक्वेशन हमें मिली 2
2mg प्लस O2 एरो लगा करके 2mgO। अब थोड़ा सा अगर यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ एटम काउंट करने की बात करोगे तो देखो मैग्नीशियम का था एक एटम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो टोटल नंबर ऑफ़ मैग्नीशियम एटम कितने हो गए यहाँ पर? 2 हो गए। वहीं अगर इस तरफ देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं। इस तरफ अगर अपन चलते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के कितने एटम हो गए? 2। और ऑक्सीजन को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन के भी कितने हो जाएंगे एटम? 2। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम को बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। तो अब हम इस इक्वेशन को कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और हम इस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। आई थिंक स्टूडेंट कि ये टेबल बना करके आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल से कोशिश करके देखते हैं और फिर जो है मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप खुद उसको ट्राई करके देखना। पर एक और एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ आपको। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास में है Zn प्लस H2SO4 एरो लगा करके ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस यहाँ पर बन जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस। अप्रोच बिल्कुल वही लगानी है जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। सबसे पहला काम होता है आपके बॉक्स बना लेना। बॉक्स बना लोगे उसके बाद में हमें क्या करना रहता है, आपका एलिमेंट्स के नाम लिखने रहते हैं। तो एलिमेंट्स के अंदर Zn रिप्रेजेंट करता है आपके जिंक को, फिर हाइड्रोजन है, ठीक है। देखते हुए चलो ऊपर रिएक्टेंट साइड को देखते हुए चलो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद में आपका सल्फ़र है, सल्फ़र के बाद में आपका ऑक्सीजन है। तो 4 एलिमेंट है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। जिंक के एटम्स रिएक्टेंट साइड में लेफ़्ट हैंड साइड में कितने हैं? 1 है सर। राइट हैंड साइड में देखोगे जिंक कितना है? 1 है सर। हाइड्रोजन को देखोगे सर, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं तो 2 लिख दोगे। सर हाइड्रोजन इसमें तो है नहीं बट इसमें है, कितने हैं? 2 हैं सर, 2 लिख दोगे। फिर सल्फ़र की बात करोगे, सर सल्फ़र इस बॉक्स में तो नहीं है बट अगले बॉक्स में सल्फ़र है, सल्फ़र का 1 एटम दिखाई दे रहा है, लिख देंगे 1 एटम। फिर सल्फ़र का इस बॉक्स में सर 1 एटम दिखाई दे रहा है, सर 1 लिख देंगे। अगले बॉक्स में सर सल्फ़र है ही नहीं, कुछ लिखेंगे नहीं। ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन देखोगे सर फर्स्ट बॉक्स में ऑक्सीजन नहीं है, अगले बॉक्स में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं तो 4 लिख देंगे। सर फर्स्ट बॉक्स में ऑक्सीजन के 4 एटम्स दिखाई दे रहे हैं तो 4 लिख देंगे, अगले में ऑक्सीजन है नहीं। अब बेटा एक बार तसल्ली से वीडियो को पॉज करके लेफ़्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो। जिंक है 1 हाइड्रोजन है 2 सल्फ़र है 1 ऑक्सीजन है 4। क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? बताओ, सब बताना। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? बेटा बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमें क्या देखने होते हैं? नंबर ऑफ़ एटम्स, जो कि हर एक एलिमेंट के बराबर हैं। तो कई बार हो सकता है कि कोई इक्वेशन आपको पहले से ही बैलेंस्ड दे दी जाए, जैसे मैंने दी अभी, ठीक है। तो उसको देख करके डर मत जाना कि सर मिसप्रिंट छपाया गया क्वेश्चन में। हो सकता है कि पहले से कोई इक्वेशन बैलेंस्ड हो, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए वो चीज़ दे दे, है ना। तो आपको मैंने एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का भी एग्जांपल दिखा दिया जो भी मैंने ऊपर सॉल्व कराया आपको, और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का भी एग्जांपल दिखा दिया जो मैंने अभी आपको बताया। सो दोनों आपको शायद मेरे को लग रहा है कि समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड बेटा बहुत ही आसान है, जिसको थोड़ी सी गणित आती है, थोड़ी सी मैथ आती है, उसके लिए बहुत ही आसान है। देखिए एक इक्वेशन को फिर से हम राइट करते हैं जिसके ऊपर हम कोफिशिएंट मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लेकर के चल रहा हूँ आपका CH4 प्लस O2 इज़ इक्वल टू CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये इक्वेशन है मेरी, इसको हम बैलेंस करेंगे और वो भी कोफिशिएंट मेथड। सबसे पहला काम तो वही है, आपको बॉक्स बना लेने हैं। एक बॉक्स यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक इस पे लग जाएगा और एक इस पे लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, हर एक बॉक्स के बाहर ABCDEF इस तरीके से लिखना है। लेफ़्ट से चालू करना, राइट तक लिखना है। तो इस बॉक्स के बाहर हमने A लिखा, इस बॉक्स के बाहर हमने B लिखा, इसके बाहर हमने C लिखा, इसके बाहर हमने D लिखा। ये जो ABCD हम लिख रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा आपका कोफिशिएंट। ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट। इन्हीं के नाम से इस मेथड का नाम पड़ा कोफिशिएंट मेथड। तो ABCD हमने लगा दिए हर एक बॉक्स के बाहर। बेटा अगर आपके रिएक्टेंट में मान लो एक ही रिएक्टेंट है तो यहाँ पर केवल A लगेगा, है ना।
बी आपका चला जाएगा प्रोडक्ट साइड में। और अगर मान लो कि यहाँ पर आपके 5 बॉक्स बन रहे होते तो आपके ए बी सी डी ई तक भी जा सकती थी, कोफिशिएंट ई तक भी जा सकते हैं, एफ तक भी जा सकते हैं, ए बी सी तक भी रह सकते हैं। तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि हमेशा सर 4 ही कोफिशिएंट होंगे क्या। डिपेंड करेगा कि बॉक्स कितने बने हैं, जितने बॉक्स बनेंगे उतने आपके कोफिशिएंट लग जाएंगे। अच्छा, सबसे पहला काम करना था बॉक्स बनाने का, दूसरा काम करना है कोफिशिएंट लिखने का। लेफ्ट से राइट में ये लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी है मैथ्स की। जैसे मैथ में आपने देखा होगा ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वैसी इक्वेशन हम यहाँ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो वही काम करना है। अब हमें एलिमेंट आइडेंटिफाई करने हैं और एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन को जैसे ही आप देखोगे, सबसे पहले आपको दिखेगा फर्स्ट बॉक्स में C लिखा हुआ। C रिप्रेजेंट करता है कार्बन को। अब हम कार्बन के लिए फर्स्ट इक्वेशन हम बनाने वाले हैं कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए देखो कैसे इक्वेशन बनेगी। इसमें कार्बन के कितने एटम हैं सर, 1 एटम है। तो A लिख देना, केवल A, 1 × A, तो A लिख देंगे। फिर बीच में लग रहा है सर प्लस, तो प्लस लगा देंगे। अच्छा, प्लस के बाद में क्या देखो कि इस बॉक्स में कार्बन है क्या, इस बॉक्स में कार्बन है क्या सर, नहीं है, तो यहाँ पर लिख देना 0। फिर एरो जहाँ पर लगता है, एरो का बन जाता है इजिकल टू। और उसके बाद में देखो कि इस बॉक्स में कार्बन है सर, है कितने एटम है, 1, तो 1 है तो C लिख देना। फिर लगा देना प्लस। इसमें देखो कितने एटम हैं, कार्बन के है ही नहीं एटम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे, a + 0 कितना होता है, a इज इक्वल टू C + 0 होता है C। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, a इज इक्वल टू C। आई थिंक समझ में आई होगी। एक और इक्वेशन बनाते हैं, उसे समझ में आएगी आपको। हम चलेंगे हाइड्रोजन को लेकर के। सेकेंड एलिमेंट हमने लिखा यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखो कि फर्स्ट बॉक्स में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 4 एटम है सर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4A, फिर बीच में लगा देंगे प्लस। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, सर है ही नहीं। फिर एरो है तो एरो का इक्वल टू बना देंगे। इस बॉक्स में हाइड्रोजन है, नहीं है सर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, फिर लगा देंगे प्लस। क्या इसमें हाइड्रोजन है सर, है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो 2 × D लिख देंगे। इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 4A इज इक्वल टू 2D, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। तो थर्ड में हमें दिख रहा है कि तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट है वो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्या इस बॉक्स में ऑक्सीजन है सर, नहीं है, तो 0 इस बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, 0 को मत लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। इस बॉक्स में 0, इस बॉक्स में आपका ऑक्सीजन है, तो कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 × B इज इक्वल टू, क्या इसमें ऑक्सीजन है सर, है, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो 2C, फिर प्लस लगा दो। फिर वहाँ आपको दिख रहा है कि 1 ही एटम है ऑक्सीजन का इसमें, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका D। ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको इन A, B, C और D, ये 4 हमने वेरिएबल माने हैं और इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू हमें इन 3 इक्वेशन से निकालनी है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि A, B, C, D में से किसी भी एक कोफिशिएंट की वैल्यू को आप 1 मान लो, 1 के इक्वल मान लो, अपनी मर्जी से 1 के इक्वल मान लो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को। तो मान लो कि हमने C जो था ना, C, ये जो C लिखा हुआ है, इस C की वैल्यू को हमने ऐसे मान लो कि A की वैल्यू को हमने मान लिया है 1, ठीक है। इसकी वैल्यू को हमने 1 के बराबर मान लिया। अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, A इज इक्वल टू C, A की वैल्यू 1, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो C भी कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर हम सेकेंड इक्वेशन में A की वैल्यू को पुट करेंगे तो A की वैल्यू यहाँ पर पुट होने के बाद में ये इक्वेशन क्या बनेगी, 4, A की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 2D। यहाँ पर 4 × 1 कितना होता है, 4 × 1 होता है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4, इधर से 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 / 2 इज इक्वल टू D, और D की वैल्यू इसको क्रॉस करके आ जाएगी 2 के इक्वल, तो D जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आ गई है आपकी 2। अब बची आपकी लास्ट इक्वेशन। तो लास्ट इक्वेशन में देखो 2B इज इक्वल टू 2 × C की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, 1, तो C की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस D की वैल्यू निकली है 2, तो इसकी जगह आ जाएगा 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 + 2, ये हो जाएगा बेटा आपका 4। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, 2B इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो B की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2।
अब आप देख रहे हो कि A B C D सभी की आपके पास में वैल्यूज़ आ गई है। A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 2, C की वैल्यू है 1, D की वैल्यू है 2। अब जहाँ पर हमने इक्वेशन में ऊपर A B C D लिखे थे वहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को आपको लिखना है। तो थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ और यहाँ पर पेन बदल करके इस वाली पेन की हेल्प ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है A, तो A की जगह हम लिख देंगे 1। अब 1 को लिखो चाहे मत लिखो बात बराबर ही होती, तो ये इक्वेशन हो जाएगी CH4 प्लस B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 2, 2O2 लिख देंगे एरो लगा करके। यहाँ पर लिखा हुआ है C की वैल्यू है बेटा 1, तो 1 को तो लिखो चाहे मत लिखो बात बराबर ही होती है, प्लस D की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2H2O। ये जो इक्वेशन लास्ट में हमारी बनी है ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, और इसमें अगर आप कंपेयर करके देखोगे टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को तो वो बराबर ही आएंगे। करके देख लो अगर मेरी बात में बिलीव नहीं हो रहा है तो। जैसे कार्बन के एटम्स को देखो, यहाँ पर कार्बन का एटम है 1 और इस तरफ भी कार्बन का एटम है 1। यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम आपको दिख रहे होंगे 4, और इस तरफ जब आप देखोगे 2 × 2, इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4। ऑक्सीजन के एटम्स देख लो 2 × 2 कितने हो रहे हैं यहाँ पर 4। यहाँ पर आप देखोगे 2 तो यहाँ लिखे हुए हैं और 1 × 2 2 ही यहाँ लिखे हुए हैं, तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमने बराबर कर लिए, और इस तरीके से हमने बैलेंस्ड इक्वेशन बना दी एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट मेथड। ये था आपका कोफिशिएंट मेथड। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। एक और इक्वेशन से इस मेथड की आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो खुद से करने होंगे। ठीक है, एक लास्ट इक्वेशन जिससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए इक्वेशन मैंने ली है HNO3 प्लस CaOH2 इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये इक्वेशन हमने लिए। सबसे पहले काम होता है आपको बॉक्स बनाने रहते हैं, तो हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इस 2 को भूल मत जाना, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। उसके बाद में हमें कोफिशिएंट लगाने हैं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे A B C और D। अब हमें इक्वेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स। तो सबसे पहला कौन सा एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए एक इक्वेशन बनेगी। इस बॉक्स में हाइड्रोजन है 1, तो A लिखा जाएगा, प्लस इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, देखो ब्रैकेट के बाहर लग रहा है आपका 2, तो इसका मतलब होता है कि ये जो बाहर 2 है ये इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2 एटम हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 2B इक्वल टू, एरो का बन जाता है इक्वल टू, बताया था मैंने अभी। क्या इस बॉक्स में है हाइड्रोजन, सर नहीं है हाइड्रोजन, तो इसको लिखो ही मत। इस बॉक्स में आएगा हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो ये बन जाएगा आपका 2D। उसके बाद में हम चलते हैं सेकंड एलिमेंट पे। सेकंड एलिमेंट आपको दे रखा है नाइट्रोजन, N जो है वो होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के लिए बनाएंगे तो इसमें एक ही एटम है नाइट्रोजन का, A बन जाएगा। इसमें नाइट्रोजन है, सर नहीं है, तो B जो है वो लिखा नहीं जाएगा इक्वेशन में, सीधा इक्वल टू लगा देंगे। क्या इस बॉक्स के अंदर नाइट्रोजन है, सर नाइट्रोजन तो है। बॉक्स के जहाँ पर नाइट्रोजन है उसके बाहर एक ब्रैकेट लग रखा है और ब्रैकेट के बाहर लिख रखा है यहाँ पर 2, तो ये जो 2 है ये अप्लाई हो रहा है नाइट्रोजन पे भी, तो ये हो जाएगा आपका 2 × C, फिर प्लस लगा करके। क्या इसमें आपका नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो इस प्लस का कोई काम ही नहीं है। तो इक्वेशन बन गई हमारी A = 2C। उसके बाद में हम अगला एलिमेंट देखेंगे। अगला एलिमेंट है Ca कैल्शियम। कैल्शियम के लिए आपका बन जाएगी इक्वेशन, तो फर्स्ट बॉक्स में तो है ही नहीं कैल्शियम, तो A तो लिखा नहीं जाएगा। B के लिए लिखा जाएगा, B के लिए लिखा जाएगा केवल B, क्योंकि बेटा ये जो 2 है ना ये आपका ब्रैकेट पे लग रहा है, इस ब्रैकेट पर ही अप्लाई हो रहा है। तो कैल्शियम का एटम अगर काउंट करोगे तो कैल्शियम का आपका एक ही एटम है यहाँ पर, इक्वल टू लगा देंगे। कैल्शियम के यहाँ पर एटम कितने हैं, 1 है, इसमें कैल्शियम का एटम है नहीं, तो इक्वेशन बन गई B = C। ये बन गई आपकी कैल्शियम के लिए। उसके बाद में आता है आपका अगला एलिमेंट। अगला एलिमेंट बेटा एक आपका ऑक्सीजन जो है उसको हम भूल गए, 3rd नंबर पे आ रहा था ऑक्सीजन, कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे कर सकते हो आप। तो ऑक्सीजन के लिए अब बना देंगे इक्वेशन। फर्स्ट बॉक्स में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो लिखा जाएगा 3A
फिर अगले बॉक्स में इसमें अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट के बाहर लिख रखा है 2, तो 2 × 1 ये ऑक्सीजन के टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 2 एटम हो गए, तो 2B इज इक्वल टू लगा करके क्या इस बॉक्स में ऑक्सीजन है, सर है ऑक्सीजन। अब कन्फ्यूज़ मत हो जाना बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है O3 है ना, NO3 और NO3 के बाहर लगा रखा है 2, तो ये जो इस तरीके से जब लिखे जाते हैं ना तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 तो अंदर थे, तो 3 × 2 कितने हो गए टोटल 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6C और प्लस लगा करके यहाँ ऑक्सीजन कितना है आपका, ऑक्सीजन है 1 ही, तो D। तो ऐसे करके हमारी 4 इक्वेशन बन गई। आप थोड़ा सा नोट करोगे कि सर पिछली बार तो हमारी 3 इक्वेशन बनी थी, कोई दिक्कत नहीं है, 4 इक्वेशन भी बन सकती है, 3 इक्वेशन भी बन सकती है, 5 इक्वेशन भी बन सकती है, डरना नहीं है। एक तरफ आप लिख लो कोफिशिएंट को ABCD। अब ABCD में से किसी भी एक की वैल्यू को आप 1 मान लो, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि C की वैल्यू 1 है, मान लेते हैं कि C की वैल्यू 1 है। तो अगर C की वैल्यू 1 है तो इस वाली इक्वेशन से B की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो B की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई, 1 हो गई। अच्छा, अगर B और C 1 है तो बेटा इस इक्वेशन को ढंग से देखने पर अगर C 1 है तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 1, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बढ़िया, आपने 3 कोफिशिएंट की वैल्यूज़ निकाल ली। अब D देखो, D लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा नीचे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था A + 2B = 2D। यहाँ पर B की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू हमें पता है, तो A की जगह तो हम लिख देंगे 2, फिर प्लस लगा करके 2 × B की वैल्यू आती है हमारे 1 के बराबर की, और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा बेटा आपका 2 + 2 = 2D। ये हो जाएगा बेटा आपका 4/2 = D, और ये आ जाएगा बेटा आप जी आपका 2 = D। तो D की वैल्यू क्या निकली है, यहाँ पर 2 निकल चुकी है। अब हमने ABCD चारों कोफिशिएंट की वैल्यूज़ जब फाइंड कर ली तो क्या करना रहता है, जहाँ पर हमने शुरुआत में ABCD लिखा था उन जगहों पर हम इन कोफिशिएंट को पुट कर देंगे। तो अगर आप ऊपर की तरफ यहाँ पर पुट करोगे तो ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कहाँ लिखूँ, इस जगह पर लिख लेते हैं, थोड़ी सी जगह को साफ़ करके हम इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे इन द बैलेंस्ड फॉर्म, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या हमने जो बैलेंस की है वो इक्वेशन सही है या नहीं है। देखिए A की जगह हमें लिखना है 2, तो 2HNO3 प्लस लगा करके B की वैल्यू है 1, तो 1 है तो 1 को तो लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर ही है। एरो लगा करके C की वैल्यू भी 1 ही है, तो C की वैल्यू का भी कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, और D की वैल्यू 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2H2O। अब आप वीडियो को पॉज करके आराम से हर एक एलिमेंट के एटम्स को रिएक्टेंट साइड में भी और आपका प्रोडक्ट साइड में भी कैलकुलेट करके देखो कि सब बराबर है क्या। हाइड्रोजन आप देखोगे, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और 2 यहाँ पर है हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी बेटा आपका 4 हाइड्रोजन ही है। नाइट्रोजन की अगर बात करोगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 × N, 2 एटम है नाइट्रोजन के। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2 बाहर लगा रखा है, N यहाँ लिख रखा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 ही एटम है, बराबर है नाइट्रोजन भी। कैल्शियम ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन कितना है, 3 × 2, 3 × 2 कितने हो गए, 6, और इसमें देखोगे तो 2 × 1 यानी कि 2, तो टोटल कितने हो गए, 6 + 2, टोटल बेटा 8 आपके एटम हैं ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो 3 × 2 यहाँ से आ रहे हैं 6 एटम, और 2 एटम बेटा यहाँ से आ रहे हैं आपके, तो 6 + 2 वही 8 एटम आपके प्रोडक्ट साइड में भी हैं। कैल्शियम की बात करोगे तो कैल्शियम यहाँ पर 1 है, इस तरफ भी 1 है। तो इस तरीके से आप आसानी से देख पा रहे हो कि हमने दोनों तरफ क्या कर रखा है, एटम्स को बराबर बना दिया है, और इसी को हम बैलेंसिंग करना बोलते हैं। तो बेटा वीडियो की लेंथ को देखते हुए मैं क्लास को एंड यहीं कर रहा हूँ। 2 एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है, हिट एंड ट्रायल मेथड और कोफिशिएंट मेथड, दोनों में से बेस्ट मेथड आपको कौन सा लगा आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना। बट यहाँ पर आप ये मत समझ लेना कि सर बैलेंसिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बेटा बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ये सारी बात तब थी जब आपकी सिंबॉलिक इक्वेशंस जो हैं उनसे मैं आपको ये सब करवा रहा था। क्वेश्चंस आपके कई बार वर्ड इक्वेशन से भी आते हैं, थोड़ा सा उनका मैं आपको
नज़ारा दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिंबॉलिक इक्वेशन ही आपको दी जाए, आपको वर्ड इक्वेशन भी दी जा सकती है। जैसे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर है, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, इस तरीके से इक्वेशन भी आ सकती है। और ये आपका पैराग्राफ फॉर्म में भी आ सकती है। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव्स इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बेटा इन इक्वेशंस की भी हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, जो कि हम करेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया है। अगली क्लास में हम थोड़ी सी बात और करेंगे बैलेंसिंग के टॉपिक से ही, और उसमें मैं एक बार और आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, हिट एंड ट्रायल की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा और कोफिशिएंट मेथड की भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी आपको पहले वाली क्लास के जैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी अगर किसी बच्चे के कोई मन में डाउट रहता है, कोई कमेंट करना चाहता है, तो रेस्पेक्टिव वीडियो के नीचे रिलेटेड टू द टॉपिक आप कमेंट कर सकते हो। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकूं। मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन के टॉपिक के साथ।